Hello everyone. Now all of us know that today there was NEET 2020, which is just finished at 5 o'clock. All of the faculty members of Lalit Tutorials, they have found out the correct answer key, explained to the students. Few students, 1 or 2 students were there. To them they explained, and then they are going to provide these video solutions to all the students. As because of the COVID-19 you cannot be here, but you can observe all these solutions at your home. सब लोगों को पता है कि आज नीट 2020 का पेपर था जो 5 बजे कंप्लीट हो गया. कंप्लीट होने के बाद बच्चे पेपर लेके आए हैं. पेपर लेने के बाद ललित ट्यूटोरियल्स की सभी फैकल्टी मेंबर्स ने उसके करेक्ट सॉल्यूशंस निकाल लिए, और वो करेक्ट सॉल्यूशंस सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये वीडियो सॉल्यूशंस बनाए, जिसके थ्रू आप आपके पेपर सेट में के सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर जान सकते और अपना स्कोर निकाल सकते कि आज के पेपर का अपना स्कोर कितना रहेगा, या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते एट योर होम. तो लेट अस स्टार्ट. फिजिक्स का पेपर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. वैसे अगर कंपेयर किया जाए तो 2019 और 2020 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर कुछ खास डिफरेंट या लेवल कुछ खास डिफरेंट नहीं थी. इस साल का पेपर भी बहुत ईजी आया. इस साल का क्वेश्चन पेपर ये मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखी हुई है. इस साल का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी आया. इजी मतलब कंसेप्चुअल आया. जो बच्चा कंसेप्चुअल पढ़ेगा वो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेगा. अभी तक जितने बच्चों से बात हुई उनमें से किसी को 160, किसी को 170, हाईएस्ट अभी तक पता चला 175. अब लेट अस चेक आफ्टर द रिजल्ट सही में 175 आते कि नहीं. 180 आउट ऑफ 180 अभी तो पता नहीं हुआ किसी के बारे में, बट देर आर चांसेस, क्योंकि पेपर बहुत सिंपल बहुत ईजी था. वैसे फिजिक्स के बारे में सिंपल वर्ड बच्चे यूज़ ही नहीं करते, डिफ़िकल्टी बोलते फिजिक्स को, लेकिन पेपर सही में बहुत इजी था. जिसने सब्जेक्ट कंसेप्चुअली पढ़ा होगा. सिर्फ क्वेश्चंस रटना और कंसेप्चुअली पढ़ना अलग बात है. तो जो कंसेप्चुअली बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए आज का पेपर था, इजी पेपर था. दूसरी एक बात जो हम बच्चों को बताना चाहूँगा कि ललित ट्यूटोरियल्स के जो भी थ्रू आउट द ईयर बच्चों के टेस्ट हुए, उन टेस्ट में से करीब 15 क्वेश्चंस है जो इस क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे. मैं तो ललित ट्यूटोरियल्स के सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों आपके पास जो पेपर जमा है साल भर के, वो पेपर निकालिए और मैं जो क्वेश्चन बताता हूं वो क्वेश्चन वहाँ देखिए उस पेपर में है या नहीं है. कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ है, इट इज़ सिंपली कोइंसिडेंस. आई एम नॉट क्लेमिंग कि वो पेपर हमारे क्वेश्चन पेपर में से ही पेपर आया, ये नो, इट इज़ द कोइंसिडेंस कि साल भर हमने जो बच्चों की टेस्ट सीरीज ली, क्वेश्चन पेपर लिए, उसमें से कुछ क्वेश्चन बच्चों को इधर मिले जो देखने के बाद बच्चे एकदम खुश हो गए, ये तो मुझे मालूम है, ये तो मैंने किया हुआ है, लाइक दिस. तो ऐसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में से 11 से रिलेटेड, 11 का जो सिलेबस है, 11 के सिलेबस से रिलेटेड देर आर 21 क्वेश्चंस, एंड 12 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है 24 फिजिक्स में आज के. देन एक क्वेश्चन ऐसा कि आप दोनों तरफ रिलेट कर सकते हो, फिर 20-25 होगा या 21-24 होगा. मतलब 11th को थोड़ा कम वेटेज है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर आप देखेंगे तो 11th के पोर्शन के ज़्यादा है, 12th के पोर्शन के थेराटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा है. जिसको क्वेश्चन कंसेप्ट ख्याल में आया डायरेक्ट आंसर आया, ऐसे कुछ क्वेश्चन है. तो लेट अस स्टार्ट. आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ 11th स्टैंडर्ड. जो बच्चे इस साल 10वीं से 11वीं में गए, वो बच्चों के लिए, जो इस साल 11वीं से 12वीं में गए उनके लिए कुछ क्वेश्चंस जो अपने यहाँ की टेस्ट सीरीज से आए वो पहले डिस्कस कर लेते हैं. उसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच्चों को क्लास में भी फंसाता और एग्जाम में भी फंसाया. ये क्वेश्चन 12th के सिलेबस से रिलेटेड है, फ्रॉम द लेसन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. उसमें का पार्ट इलेक्ट्रॉन फोटॉन. उसमें से लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल. व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट if the frequency is half and intensity is doubled. वैसे photoelectric current is directly proportional to, this photoelectric current is directly proportional to intensity. Photoelectric current is directly proportional to intensity. क्वेश्चन में इंटेंसिटी डबल कर दी, इंटेंसिटी डबल कर दी तो करंट डबल होने वाला है. लेकिन बच्चे कहाँ फंसे? फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कितनी थी? पहली फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड. बाद में कितनी हो गई? उसके हाफ ऑफ दिस वन,
हाफ ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ, मतलब ये हो गई 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू जीरो, मतलब न्यू टू इज लेस देन न्यू जीरो। नेक्स्ट टाइम की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, दो इंटेंसिटी बढ़ाई लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एमिशन ही नहीं होने वाला, एमिशन नहीं होने वाला तो करंट कितना रहेगा, जीरो। इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चों ने आंसर डबल लिखा और इसका करेक्ट आंसर जीरो है। ये क्वेश्चन भी अपने यहाँ की टेस्ट का है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ, एक 5 kg एक 10 kg है। ये सेकेंड क्वेश्चन जो मैं बोलूँगा, मेरे पास जो सेट है दैट इज H5 सेट। देन अब एक 5 kg का है, एक 10 kg का है, 5 kg एंड 10 kg 1:2। रॉड की लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर के 3 पार्ट्स करो, 1 मीटर के 3 पार्ट किए तो 1/3 1/3 1/3। इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस, इधर से 1/3, 1/3 ऑफ 1 मीटर, सॉरी 2/3 ऑफ 1 मीटर, और इधर से 1/3 ऑफ 1 मीटर, मतलब इधर से 0.67 मीटर, उधर से 0.33 मीटर। दिस वाज द करेक्ट आंसर। यह भी क्वेश्चन नोट्स में बच्चों के मिलेगा, पेपर में मिलेगा, नोट्स में मिलेगा। बाद में एक क्वेश्चन ऑसिलेशन लेसन से है। मैं ये क्वेश्चन पहले जो ले रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमारे बच्चों की टेस्ट में प्रेजेंटली आप कभी भी देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस पूछा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर बच्चों को याद है ये सीढ़ियाँ, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, π/2 π/2। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना होता है फेज डिफरेंस, पाई का। ये क्वेश्चन टेस्ट में एज इट इज आपको मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है पाई रेडियन। देन एक क्वेश्चन और है जो 12th के सेमीकंडक्टर लेसन से है। फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं, ये फिंगर जैसे, एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर इज हेवीली डोप्ड, बेस इज collector is moderately doped, and base is lightly doped and very thin also. That is the correct statement. That is, the base region must be very thin and lightly doped. बाद में क्वेश्चन एक था, the average thermal energy of monoatomic gas is, average thermal energy for monoatomic gas कितनी होती है? monoatomic degree of freedom is 3 and kinetic energy per degree of freedom is 1/2 kb into T. Energy per degree of freedom is 1/2 kb into T. For monoatomic gas degree of freedom is 3. तो कितने हो गए एनर्जी? एनर्जी होगी टोटल उसकी 3/2 kb into T। ये उसका करेक्ट आंसर था, ये भी मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन लेसन से है। ग्रेविटेशन लेसन में अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेगा, नोट्स में मिलेगा। हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, पता है GH कितना होता है? GH अपॉन G इक्वल टू व्हाट? R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर, दैट इज R अपॉन R प्लस R/2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 1/2 इज 3/2, 3/2 दैट इज 2/3, 2/3 ये R कैंसिल हो जाएगा, 2/3 उसका स्क्वायर दैट इज 4/9। GH is 4/9 times of G. GH is 4/9 times of G. So weight at that height is also 4/9 times of the weight on the surface of Earth. कितना weight on the surface है? 72. 9 8 8 4 32 न्यूटन उसका करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन 12th के पोर्शन से है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ and distance between the source and screen is doubled, what will happen to the fringe width? Fringe width beta equal to lambda capital D upon small d. If small d is made half and capital D is double, 2 2s are 4 times. कितना होने वाला है? 4 times होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। और एक क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन मैं वही ले रहा हूँ पहले जो हमारे टेस्ट में आ चुके हैं, नोट्स में भी बच्चों के है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, देखो ये क्वेश्चन कैसा है। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं? स्ट्रेस का यूनिट क्या है? स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
न्यूटन मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर मीटर, 1 मीटर, दैट इज m1 l माइनस 1 t माइनस 2, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन था। देन एक क्वेश्चन था वायर ऑफ लेंथ l, ये भी क्वेश्चन आपको नॉट एग्जैक्टली लेकिन फॉर्मूला पूछा हुआ है। A wire of length L and area cross section A is hanging from a fixed support. The length of wire changes to L1. Initial length is L, final length is L1. Elongation is final minus initial. ये रहा elongation. Elongation extension where m is suspended from the free end. The expression for the Young's modulus is, वैसे Young's modulus is mg capital L upon pi r square into small l. mg is the load, इस क्वेश्चन में कैपिटल mg, l upon pi r square is the area, elongation is l1 minus l. This is the correct answer for that question. ये भी आपको टेस्ट में मिल जाएगा यहाँ के। एक और क्वेश्चन जो 11 से ही है, mean free path for a gas with the molecular diameter d and number density n is given by, सिर्फ फार्मूला पूछा था mean free path का। तो what is mean free path? mean free path is given by, mean free path का इसका करेक्ट ऑप्शन था 1/√2 n pi into d, सिर्फ फार्मूला पूछा था, ये भी टेस्ट में कवर हो चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन था, मैं 11th के पहले कवर कर लेता हूं। Capillary tube of radius r is immersed in a water. Water rises to height h. Mass of water in a capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is, mass of a liquid rising in a tube is directly proportional to r. Radius is doubled, simply mass is doubled. Mass is double, पहले 5 ग्राम था, बाद में डबल मतलब 10 ग्राम। रेडियस डबल, मास डबल। अगर डायरेक्ट रेशियो मालूम रहता तो आंसर आता। ये भी अब और एक क्वेश्चन, ये 11th के क्वेश्चंस हो गए, जो 11th से रिलेटेड मैंने कुछ पूछे थे, 12th के 1-2 ले लिए उसमें। अब 12th का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद में जो एसी सर्किट का पार्ट आता है उसमें से, LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। When L is removed from the circuit, phase difference in the current and voltage is pi/3. When C is removed, again the phase difference is pi/3. मतलब L को, इंडक्टर को हटाने से या कैपेसिटर को हटाने से सेम फेज डिफरेंस आता है। एक केस में EMF लीडिंग आएगा तो एक केस में करंट लीडिंग आएगा, मतलब दोनों का इफेक्ट सेम है। इसका मतलब EL इक्वल टू EC, XL इक्वल टू XC, मतलब वो रेजोनेंस है। एट रेजोनेंस फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू 0, जब दोनों प्रेजेंट रहेंगे। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कितना है, तो जब सबके सब प्रेजेंट है तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस में फाई इक्वल टू 0, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू 1। ये भी एक क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा। बाद में क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट के क्वेश्चन में जो 2 गेट गिवन है, नॉट गेट बाद में, तो इसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना था। इसका सेकेंड आंसर करेक्ट आता 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्रूथ टेबल का। एक क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म लेसन से, ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको टेस्ट में। एन आयरन रॉड ऑफ सस्केप्टिबिलिटी 599, आयरन रॉड ऑफ सस्केप्टिबिलिटी काय कितना है 599, इस पर से म्यू आर इक्वल टू काय प्लस 1 कितना आ गया, दैट इज 600। फिर म्यू इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इंटू 600, कैलकुलेशन कर लो। इसका आंसर आएगा 2.4 10 टू पावर ऑफ -4। उसके बाद में क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर लेसन से, थेरोटिकल क्वेश्चन था। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, डिप्लेशन रीजन कब बढ़ता है? डिप्लेशन रीजन बढ़ता है जब पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। फॉरवर्ड बायस में छोटा होता है, रिवर्स बायस में एक्सपैंड होता है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 3rd। ये हो गए सारे क्वेश्चन जो अपने यहाँ के बच्चों के टेस्ट में मिलेंगे। चलो लेट अस नाउ स्टार्ट द रिमेनिंग क्वेश्चन। अभी सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 45 में से 15 क्वेश्चन जिनका आंसर बच्चों को मोस्टली मालूम था, इसलिए पेपर में कहूँगा कि इजी था। एंड इट वाज सिंपली कोइंसिडेंस कि हाँ क्लास में बच्चों ने किया और फाइनल एग्जाम में आया। अब मैं सारे क्वेश्चंस 11th के पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए जो अपने यहाँ के टेस्ट सीरीज में आए और 11th और 12th दोनों के मिला के, वैसे केमिस्ट्री के, वैसे बॉटनी के, वैसे जूलॉजी के, केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सर के पेपर से, मतलब रिलेटेड टू बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर। ऑर्गेनिक के वैसे, और बायो के भी, जूलॉजी के, या पूरा NCERT पेज नंबर के साथ में सर ने आपको बताया।
तो आप सारे सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सभी फैकल्टी मेंबर्स ने विथ ऑल प्रूफ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 11 से रिलेटेड बोल सकता हूँ जिनका केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया। वैसे फिजिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन 12th में आएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। इसका करेक्ट आंसर आता है सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 9 रहेंगे, तो वो इसके लिए बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर अप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में 11th के बारे में जो क्वेश्चंस है उसमें ये मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है एक, ये रोटेशनल मोशन की बिगिनिंग में आता है। उसके बाद में फेज डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ऑसिलेशन लेसन से, वो मैंने सीढ़ियाँ बना के बताई थी। उसके बाद में हाँ ये क्वेश्चन है, 2 क्वांटिटीज द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 वेयर R1 इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ R2। R1 कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ R2। कॉपर के स्पीयर है दोनों, रेडियस अलग अलग है, थ्रू 1 केल्विन इज, दोनों को 1 केल्विन से हीट करने में द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी आपको हीट लगेंगी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड H इक्वल टू और क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर दोनों का 1 केल्विन है, स्पेसिफिक दोनों की सेम रहेंगी कॉपर होने की वजह से। रहा सवाल मास का, हीट रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q यूज कर सकते हैं, H कर सकते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दोनों की डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, तो Q प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, सो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब। R1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R2 क्यूब कैंसल, 1.5 इज 3/2 उसका क्यूब, दैट इज 27/8। तो द करेक्ट आंसर 27/8। सिंपल सा क्वेश्चन था। बाद में एक क्वेश्चन है फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। A ball is thrown vertically downward with the velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with the velocity of 80 meter per second. The height of the tower is very simple question. एक टावर से बॉल नीचे छोड़ा नहीं, फेंक दिया, U इक्वल टू इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। जब तक वो जमीन पे पहुंच जाए उसका स्पीड बढ़ के 80 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, जो उसका V है। नीचे आ रहा है तो A इक्वल टू प्लस G है। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस GH। बस U कितना है, V कितना है 80 स्क्वायर इक्वल टू U कितना है 20 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ G को हम 10 ले लेते H। 80 स्क्वायर इज 86,400 minus 400 equal to 20H, 6000 equal to 20H, H equal to 300 मीटर, H कितना है 300 मीटर। बाद में एक क्वेश्चन 11 से रिलेटेड, ये मैंने एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशन लेसन से, बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन अर्थ पे है तो H इक्वल टू R/2 जाएंगे तो वेट उसका 32 हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस ये भी बता दिया, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला ये भी बता दिया, मीन फ्री पाथ का फार्मूला पूछा था ये भी बता दिया। हाँ ये क्वेश्चन है थेरोटिकल है। 2 सिलेंडर्स A एंड B ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। 2 सिलेंडर्स है ऐसे A और B 2 सिलेंडर्स है, इन दोनों को जोड़ दिया ऐसे एक दूसरे से। 2 सिलेंडर्स है A और B, उनके बीच में एक स्टॉप कॉक है। A कंटेन्स एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। A में गैस है एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। B इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, यहाँ वैक्यूम है, इधर वैक्यूम है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, पूरी सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है। इसका मतलब ना हीट बाहर जाएंगी ना अंदर आएंगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर ये कॉक ओपन कर दिया तो इधर का गैस इधर मूव होगा, उस गैस का प्रेशर कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर इफेक्ट होगा। मतलब ये ना आइसोकोरिक है ना आइसोबेरिक है ना आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और तीसरा आइसोथर्मल, तीनों भी नहीं है। फिर कौन सी है, नो एक्सचेंज, मतलब क्या, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और एक 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन हम 11 12 दोनों को रिलेट कर सकते। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन अ DNA इज 10 to the power of -20 जूल। ये तो 11वीं का बच्चा कर लेगा नया। 10 to the power of -20 जूल विल बी इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन होल्ड्स। जूल के इलेक्ट्रॉन होल्ड करने हैं, कैसे करते हैं, 1 जूल इक्वल टू व्हाट, डिवाइडिंग बाय व्हाट 1.6 into 10 to the power of -19। सो इट इज नाउ 10 to the power of -20 divided by 1.6 into 10 to the power of -19, that is 10 to the power of -1 divided by 1.6, that is now
10 upon 1.6 into 10 to the power of minus 2, 16 6 96 or 9.6, 6 point something, 10 to the power of minus 2, that is 0.06. What is the correct answer? 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये तो किसी स्टैंडर्ड से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है नहीं, एनर्जी का कन्वर्जन था सिर्फ जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. बाद में क्वेश्चन था फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3J न्यूटन. टॉर्क पूछा था रोटेशनल मोशन लेसन से. फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन द फोर्स ऑफ 3J न्यूटन act on a particle whose position vector is r bar is. पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना है 2k मीटर. ये फोर्स, ये पोजीशन वेक्टर, टॉर्क निकालना है. व्हाट इज टॉर्क इक्वल टू? टॉर्क इज गिवन बाय व्हाट? कहीं भी टॉर्क अगर निकालना है, ये रहा फोर्स, ये रहा आर बार. टॉर्क कैसे निकालेंगे? इधर आएगा इसका टॉर्क. टॉर्क इज गिवन बाय व्हाट? बताओ टॉर्क कैसे निकालेंगे आप? आर बार क्रॉस एफ बार कि एफ बार क्रॉस आर बार? तो टॉर्क इज गिवन बाय आर बार क्रॉस एफ बार. बस आर बार क्रॉस एफ बार निकालो तो आर बार क्रॉस एफ बार जे बार क्रॉस के बार विल बी व्हाट? आई. तो इट इज -6i, अपोजिट डायरेक्शन आएंगे इसलिए. तो इट विल बी -6i. दैट इज फोर्थ आंसर. एक क्वेश्चन था स्क्रू गेज का. स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल. द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज. इसके लिए एक फार्मूला यूज कर सकते हैं आप. लिस्ट काउंट इज नथिंग बट, लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट इज नथिंग बट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स. तो फिर लिस्ट काउंट दिया हुआ है, पिच आपको पूछा हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन गिवन है. लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 इक्वल टू पिच आपको पूछा हुआ है, डिविजन उसके 50 है. 50 इंटू 0.01 दैट इज 0.5, 0.5 मिलीमीटर. एक क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड. Taking into account on significant figure, what is the value of significant figure से related question है. What is the value of 9.99 मीटर minus 0.0099? इसका जो आंसर आएगा, इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है. इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा. अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा ये? मतलब 9.99 माइनस 0.0999. तो जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, 3 डिजिट लगेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन. तो क्या आएगा इसका आंसर? 9.98 मीटर. ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर. उसके बाद में 11 से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेव्स लेसन से क्वेश्चन है. इन अ गिटार 2 strings A and B are made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. दो वायर्स है A and B, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, दोनों में 6 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब डिफरेंस दोनों का 6 का है. व्हेन द टेंशन इन बी स्लाइटली डिक्रीज, इसका टेंशन डिक्रीज किया तो फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई. तो ए तो एज इट इज है, बी की फ्रीक्वेंसी जो भी होंगी कम हो गई. फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एज इट इज है, जितनी पहले थी उतनी ही है. फ्रीक्वेंसी ऑफ बी थोड़ी कम हो गई. देन when the tension of B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7. ये डिफरेंस दोनों का 7 हो गया, वो कम होने से ये 7 हो गया. If the frequency of A is 530 Hz, ये अगर 530 है तो बाद में भी 530 है. ये कम होने के बाद इसके साथ 7 का डिफरेंस आने को होना. ये अगर 530 है तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. विच 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर? या 2 पॉसिबिलिटीज है. 2 कौन सी? या तो 524 या 536. फिर कम होने के बाद किसका डिफरेंस 7 हो सकता है? किसका डिफरेंस कम हो? 524 को कम किया, 524 को कम करो, 23 करो, 22 करो. 536 को कम करो, 35 36 करो. 7 का डिफरेंस आ सकता है 524 के साथ. तो करेक्ट आंसर क्या है उसका? 524. ये वो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते ना, वैक्स लगाया, फाइल किया, वैसा क्वेश्चन है ये कैपिलरी ट्यूब का मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को. एक क्वेश्चन है, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट द प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल. हाइड्रोजन गैस है, 249 किलो पास्कल पे है. प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर गिवन है, डेंसिटी पूछी हुई है. डेंसिटी ऑफ गैस इज नथिंग बट PM अपॉन R इंटू T. प्रेशर गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट पता है. नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन है तो R गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. डेंसिटी निकाल लो. इसका आंसर आता है आपका 0.2 kg पर मीटर क्यूब. अब एक क्वेश्चन है, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग. पुली का क्वेश्चन है लाइक दिस.
इधर कितना है तो 4 kg, इधर कितना है 6 kg, 4 इधर 6, नेट कितना हो गया, मतलब इधर 6g, टोटल वेट कितना आएगा तो 6g, इधर कितना आएगा तो 4g, बचा कितना तो ट्वाइस g, और ट्वाइस g बचा हुआ है, टोटल मास कितना है तो 10 है, टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स है ट्वाइस g, 6g माइनस 4g, ये होगा नेट फोर्स, और नेट मास एक्सेलरेटर कितना, मास टोटल कितना है 10 kg, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स है ट्वाइस g डिवाइडेड बाय 10, दैट इज g बाय 5। ये क्वेश्चन था। ये हो गए सारे क्वेश्चन 11th के, जो क्वेश्चंस आइदर अपने टेस्ट में आए या फिर नहीं आए थे, ऐसे क्वेश्चंस। अब 12th के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर लेते। एक क्वेश्चन है लाइट, हाँ ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो गई तो एमिशन ही नहीं होगा, फिर आप इंटेंसिटी डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 टाइम कर लो, कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा, आंसर 0 उसका। एक क्वेश्चन था, लॉन्ग सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर इन लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरीज द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड इज, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड इज B इक्वल टू म्यू 0 Ni, म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, एंड इज नंबर ऑफ टन्स अपॉन लेंथ, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर, और करंट है उसमें 2.5 एम्पियर। कैलकुलेशन कर लो इसका, दैट कम्स आउट टू बी 6.28 इन 10 टू पावर ऑफ -4 टेस्ला। देन ये फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स एटम मॉडल इज नॉट वैलिड, वो सिंगली आयनाइज नियॉन एटम। बाद में क्वेश्चन है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इन 10 टू पावर -9 से कूलम मीटर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is, ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस प्लस, ये रहा उसका एक्सिस, ये रहा उसका सेंटर, यहाँ से एक्सिस को 60 डिग्री का एंगल करने वाली लाइन, उस पर डिस्टेंस r इक्वल टू 0.6 मीटर, यहाँ का पोटेंशियल पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इंटेंसिटी रहती तो p cos थीटा अपॉन वो अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये पोटेंशियल पूछा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, p क्वेश्चन में गिवन है 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम मीटर, cos थीटा इज cos 61/2 डिवाइडेड बाय r 0.6, उसका स्क्वायर 0.36। सिंप्लीफाई करो इसको, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 200 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द मीडियम विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बच्चे फंस गए। लेकिन कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इज 6 माइक्रोफैराड एंड देन विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज 30 माइक्रोफैराड। तो फिर 30 मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 5 टाइम्स, पहले के 5 टाइम्स हो गया माइक्रोफैराड। कैपेसिटी बिकम 5 टाइम्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक K इज 5 बिकॉज कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। देन C प्रोपोर्शनल टू K, आपको K नहीं पूछा था, कुछ बच्चों ने इसका फर्स्ट आंसर मार्क किया होगा 5, बहुत से बच्चों ने किया होगा, आपको फंसाया हुआ इसमें। आपको परमिटिविटी पूछी हुई है, जो कैसे निकालते, K इंटू एप्सिलॉन 0, 5 इंटू 8.85 10 टू द पावर ऑफ -12 लाइक दिस, दैट इज 4.425 10 टू द पावर ऑफ -11, 44.25 10 टू द पावर ऑफ -12। उसका करेक्ट आंसर आता है आपका 4th 0.44 10 टू द पावर ऑफ -10। बाद में लाइट की इंटेंसिटी का क्वेश्चन था। Light with the average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at the normal incidence having surface area of 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute is intensity of light. Intensity of light is nothing but light energy available per unit area per unit time. Total energy available equal to intensity into area into time. इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, -4 ऊपर +4 10 टू द पावर ऑफ +4, ये रही इंटेंसिटी। एरिया कितना है तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 10 टू पावर ऑफ -4 इंटू टाइम कितना है तो 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड, -4 +4, देन 2 2 4 6 24, 24 10 टू द पावर ऑफ 3, विच इज द करेक्ट आंसर। 24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन ये आता है, कलर कोड ऑफ द रजिस्टर्स इज गिवन बाय येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड एंड गोल्ड। इसके लिए मैंने बच्चों को एक सीक्वेंस बना के दिया हुआ है, BB रॉय जी, BVG वेयर गो एंड सर्च। ये अगर आ गया तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कलर कोड का क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर आता है 470 ओहम प्लस 5%। कुछ बच्चों ने इसका आंसर 470 किलो ओहम भी किया हो सकता है,
करेक्ट आंसर कितना है 470 प्लस 470 ओहम प्लस 5%. Which of the following graph represent the variation of resistivity with the temperature for copper? कॉपर मेटल है, मेटल के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वेरीज डायरेक्टली होता है. तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, उसके लिए ये करेक्ट आंसर आएगा. कुछ बच्चों ने हो सकता है ये आंसर करेक्ट लिखा होगा लाइक दिस, ऐसा. ये करेक्ट नहीं है, ये ग्राफ करेक्ट है. बाद में क्वेश्चन सॉलिड विच, देखो एक कंसेप्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इससे आसान क्या हो सकता है पेपर में. सॉलिड्स, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चे फंस गए. Solids which have the negative temperature coefficient of resistance are. Solids which have negative temperature coefficient of resistance are. Negative temperature of coefficient resistance मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका रेजिस्टेंस कम होने को होना. ऐसा किस में होता है? ऐसा सेमीकंडक्टर में होता है, ये सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन इंसुलेटर में भी वैसा ही होता है. क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे है? एक ऑप्शन है सेमीकंडक्टर्स ओनली, यही ऑप्शन बच्चों ने मार्क किया होगा मुझे ऐसा लगता. एक ऑप्शन है मेटल्स, ये नहीं. इंसुलेटर ओनली, ये भी नहीं. इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर बोथ, दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है, दोनों का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है. बाद में 12 से, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे फंस गए, कुछ बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा. ब्रेवस्टर्स एंगल के बारे में है जो पोलराइजेशन में आता है. द ब्रेवस्टर्स एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी. ब्रेवस्टर्स एंगल, जब लाइट रे इंसिडेंट एट वन पर्टिकुलर एंगल सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने को होना, मतलब इनके बीच में का एंगल 90 रहने को होना. एंड रिफ्लेक्टेड इज कंप्लीटली पोलराइज्ड. Reflected is completely polarized, only dots, and refracted is partially polarized like this. Then this angle of incidence is called as angle of polarization or Brewster's angle. For this, what is the concept? That Ri equal to tan Ip equal Ri equal to tan of that Ib, जो Brewster angle लिया हुआ है. Ri equal to tan Ib. Ri is sin I upon sin R. Ri is what? Sin I upon sin R should be equal to tan of the Ib. But when I equal to Ib, जब I equal to Ib होता है तब R equal to 90 minus I होता है. R should be 90 minus Ib. ये concepts Ib, ये भी reflection Ib, ये 90 minus Ib, फिर ये Ib, फिर ये 90 minus Ib like this. तो ये R कितना होता है? 90 minus Ib, तब जाके फार्मूला बनता है. अब सपोज एक एक ऑप्शन चेक करते. Ib शुड बी 90. ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन 90 डिग्री हो ही नहीं सकता. अगर ये एंगल इंसिडेंस इधर आ गया तो, और ये कब होता है? एक एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आ गया 90 डिग्री, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट अलोंग द सरफेस निकल जाएगा. फर्स्ट आंसर इज नॉट करेक्ट. दूसरा, Ib शुड बी मोर देन 0 बट लेस देन 30. 30 के बारे में सोचते. अगर ये 30 लेता हूं तो ये भी 30, ये अगर 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 30, ये 30 है तो ये 60. इधर का ये आ गया 30 60 90 माइनस. तो फिर अब अगर ऐसी कंडीशन लेते हैं कि भी 30 से ज़्यादा नहीं होना, 30 से ज़्यादा नहीं होना, ऐसी कंडीशन अगर लिया हमने, तो व्हाट इज Ri इक्वल टू tan ऑफ 30. मतलब ये कंडीशन जो है सेकेंड वाली कि एंगल अगर लेस देन 30 से कम होना, 30 से ज़्यादा हुआ तो नहीं चलता, ऐसा है क्या? 30 से कम ही होना. 30 हुआ तो भी कंडीशन अप्लीकेबल होती है. 30 अगर हो गया तो ये 30 ये 30 ये 30 ये 60 बनेगा, फिर इधर का ये 60 तो फिर ये 30 बनेगा इधर का, ये 30 तो फिर ये 60 बनेगा इधर का, लाइक दिस. मतलब ये पॉसिबिलिटी जो है ओनली लेस देन 30 नहीं हो सकता, बड़ा भी हो सकता है एंगल उधर का. थर्ड पॉसिबिलिटी है मोर देन 30 बट लेस देन 45. मोर देन 30 लेस देन 45, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. अब फोर्थ ऑप्शन है 45 से लेस देन 45 लेस देन 90, मतलब Ib शुड बी मोर देन 45. ये एंगल मोर देन 45, मैं इसको 60 समझ लेता हूँ. 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, ये 60 तो फिर ये 30, लाइक दिस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आने को होना, ये सोचने वाला है. इसका करेक्ट आंसर शुड बी फोर्थ, दैट Ib शुड बी लेस देन 90 नहीं चलता, एंड मोर देन 45 होना, दैट शुड बी मोर देन 45. इस क्वेश्चन की और ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी लेने की ज़रूरत है. उसके बाद में क्वेश्चन है, इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस विथ अ वॉल्यूम ऑफ 0.2 cubic मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट.
एक ऐसी जगह है कि पूरे इसमें 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, लाइक दिस। ग्राफ अगर निकालूं मैं पोटेंशियल का तो ऐसा ग्राफ आएगा पोटेंशियल का, इसके लिए मेटल का पोटेंशियल इनसाइड द मेटल कांस्टेंट रहता है। ये अगर इंसुलेटर होता तो ये ग्राफ ऐसा होता इंसुलेटर के लिए। अंदर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट, मतलब वो मेटल है। अगर वो मेटल है इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहने वाला, तो व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। देन एक क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बताया मैंने लैम्बडा इक्वल टू बीटा इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वाला। द एनर्जी इक्वल टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज एनर्जी ई इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ई इक्वल टू व्हाट, एम इंटू सी स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मास 0.5 ग्राम 10 टू द पावर ऑफ -3, सी इज 3 × 10 टू पावर ऑफ 8, इसका स्क्वायर, बस कैलकुलेशन। इतना इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आता 4.5 × 10 टू द पावर ऑफ 13 जूल। उसके बाद में क्वेश्चन है assume that the light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of the telescope whose objective has a diameter of 2 meter. Limit of resolution is given by, क्या फार्मूला आता है इसका, limit of resolution is the reciprocal of resolving power. तो it is simply 1.22 lambda upon d. 1.22 lambda is 600 nanometer 10 to the power of -9 और diameter of the object is 2 meter. 2 ये 300, 300, अब ये 1.22 into 3 करो, that is 366. 366 10 to the power of -9, 3.66 10 to the power of -7, like this. सेकेंड आंसर इस पेपर में का। उसके बाद में ये क्वेश्चन है अबाउट द लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल बनाना है, सिंपल क्वेश्चन है। बाद में द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स to the intensity of the electromagnetic wave is, electromagnetic wave में regeneration of energy होता है electric magnetic. If there is no loss then the ratios are 1:1. Then about spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 × 10 to the power of -7 coulomb distributed uniformly. Conductor है, surface पे रहेगा charge. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere? 15 सेंटीमीटर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, आर गिवन है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। के गिवन नहीं तो 1 लेंगे, 9 × 10 टू द पावर ऑफ 9। चार्ज कितना है तो 3.2 × 10 टू पावर ऑफ -7 अपॉन आर इज द डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 10 टू पावर ऑफ -2 उसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसका करेक्ट आंसर आता है 1.28 × 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम। Next, the charged particle has the drift velocity of 7.5 × 10 to the power of 4 meter per second in an electric field E equal to the mobility of the electron. Mobility of the electron mu equal to drift velocity upon electric field. Drift velocity is 7.5 10 to the power of -4 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10 to the power of -10। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट फार्मूला बेस। इसका करेक्ट आंसर आता है 2.5 10 to the power of 6। उसके बाद में एन आयरन रॉड ऑफ सस्केप्टिबिलिटी है, बताया मैंने म्यू का क्वेश्चन भी म्यू आर गिवन है, म्यू आर निकाल सकते हैं, 600 आएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर, अब 40 कैपेसिटर का दूसरा क्वेश्चन देखो। 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज नियरली IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन XC। ERMS क्वेश्चन में गिवन है, ERMS 200 वोल्ट गिवन है, X इज 1/ωc, ωc को ऊपर ला लो, 200 × ओमेगा इज 2πf × c। करो कैलकुलेशन, 200 × 2π × फ्रीक्वेंसी 50 और कैपेसिटी 40 माइक्रोफैराड, 14 × 10 to the power of -6, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 0 कट गए, मतलब -1। 8 π × 10 to the power of -1, 25 × 10 to the power of -1, दैट इज 2.5 एम्पियर इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर था AC सर्किट से रिलेटेड, मतलब AC सर्किट के 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। Electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie's wavelength of the electron is 1.227 10 to the power of -2 nanometer, what is the wavelength? 1.227 10 to the power of -2 nanometer. That is 1.227 10 to the power of -2 10 to the power of -9. That is 1.227 into 10 to the power of -11.
that is 0.1227 10 to the power of minus 10, 0.1227 angstrom. वेवलेंथ का फार्मूला है लैम्बडा इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी. तो रूट ऑफ वी इक्वल टू इन एंगस्ट्रॉम्स, तो रूट ऑफ वी इक्वल टू 12.27 अपॉन वेवलेंथ 0.1227 आ गया 100. रूट ऑफ वी इक्वल टू 100 मतलब वी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 100 में 10 टू पावर ऑफ 2 10 टू पावर ऑफ 4. करेक्ट आंसर इसका 10 टू द पावर ऑफ 4. ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था व्हेन द यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन इट जनरेट्स, क्रिप्टॉन दिया हुआ है 3 न्यूट्रॉन्स एंड क्या बनेगा, तो बनेगा 14456. क्या मतलब सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है. उसके बाद में रेज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस ऑफ द स्मॉल एंगल प्रिज्म. स्मॉल एंगल प्रिज्म ए स्मॉल means sin theta can be taken as theta and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to. ऐसा स्मॉल एंगल प्रिज्म है, उस पर इधर से लाइट इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट हुआ कि यहाँ नॉर्मली चला गया, परपेंडिकुलरली निकल गया, मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस है. ये अगर एंगल 90 है, ये ए है, तो ये बन गया 90 माइनस ए. यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये बन गया ए, यह बन गया आई. व्हाट इज आर आई इक्वल टू, आर आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. तो आर आई इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर. आर इज ए. व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ए. तो नाउ एज द एंगल इज वेरी स्मॉल साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो आर आई इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई इक्वल टू सिंपली म्यू इनटू ए. तो करेक्ट आंसर इसका 4th है. अब लास्ट क्वेश्चन, resistance wire connected in the left gap of the meter bridge is 10 ohm. Resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm resistance in right gap. यहाँ एक रेजिस्टेंस है x, इधर 10 ओम का रेजिस्टेंस है 10 ओम, इधर x ओम like this, और लेंथ इज डिवाइडेड 10 ओम उधर है. At a point which divide the bridge wire in the ratio of 3:2. रेशियो 3:2 है, 2:10, 3:15. x कितना हो गया 15. इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, इस वायर की लेंथ जो x इक्वल टू 15 ओहम है उसके लिए लेंथ है 1.5 मीटर, बरोबर. तो फिर देन द लेंथ ऑफ 1 ओहम वायर रेजिस्टेंस विल बी, अगर इफ y इक्वल टू 1 ओहम तो उससे रिलेटेड लेंथ कितनी रहेंगी, ये पूछा हुआ है. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. Resistance x upon resistance y equal to length of x upon length of y 1.5 upon length of y. Resistance of x कितना है 15 upon resistance of y 1.5 upon length of y. तो अब length of wire y will be equal to 1.5 upon 15 1/10 0.1 meter, 1 in 10 to power of minus 1 meter, like this. This was all about the 45 questions. मतलब कुछ बच्चों से यही सुना जाता कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन पेपर मैं कहूँगा कि इजी था. पेपर इजी होना मतलब बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं, इसका मतलब कट ऑफ हाइयर जाने वाला है. अभी तक जितना पता चला अपने इंस्टीट्यूट के बायोलॉजी का मैक्सिमम स्कोर अभी तक पता चला 345, केमिस्ट्री का मैक्सिमम पता चला 170, फिजिक्स का मैक्सिमम पता चला 165 to 175. तो मतलब मिनिमम पकड़ के चलते हैं तो फिजिक्स का मिनिमम 160, केमिस्ट्री का मिनिमम 170, बायोलॉजी का मिनिमम 335. दिस कैन बी द स्कोर टिल बच्चों से भी बात होने की है, उसके बाद में सही स्कोर निकलेंगे. और वी होप दैट इस पेपर का रिजल्ट भी बहुत जल्दी लग जाएगा NTA की तरफ से एट द एंड ऑफ दिस मंथ. बाय दैट टाइम ऑल दिस थिंग्स विल बी क्लियर. सो ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्ट्स इन फिजिक्स. अगर आपके फिजिक्स में कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो आपका पेपर है, रटने वाले हो तो कुछ नहीं है. पहले कंसेप्ट्स फिर न्यूमेरिकल्स. कुछ बच्चे सिर्फ फार्मूला पढ़ के रट लेते हैं, वो ऐसे पेपर में काम में नहीं आता. चलो थैंक यू वेरी मच. ये थी हमारी तरफ से पूरी आंसर की. ओके चलो ठीक है, थैंक यू.